अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है फिजिक्स की वो आ चुकी है और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है जी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक उन्होंने फर्स्ट टॉपिक लिया है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है थर्मल फिजिक्स। ठीक है, थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। और ये आप लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है जो कि फर्स्ट ईयर का आपका जो चैप्टर था शायद चैप्टर नंबर 6 था। आप लोग वो भी एक दफा देख सकते हैं क्योंकि अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको ये वाला चैप्टर भी जो है वो बहुत ही ईजी लगेगा। देखिए चैप्टर नंबर 13 जो है इसमें थर्मल फिजिक्स सबसे पहले उसका नेम राइट किया हुआ है। उसके नीचे जो है वो एसएलओज होते हैं यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, यानी कि आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है ये एज सच बच्चे नहीं पढ़ते। अब यहाँ से हमारी मेन जो है ना वो चैप्टर की स्टार्ट हो रही है, ये है जी थर्मल फिजिक्स से। अब देखा जाए तो ये जो आपको है ना पूरा पैराग्राफ लगता है जैसे कि ये क्या मतलब इसमें से हम याद करें, कोई हेडिंग नहीं दी हुई, कोई कुछ लिखा नहीं हुआ प्रॉपर कि मतलब क्या ये डेफिनेशन है किसी चीज की या क्या है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये चीज समझ लें कि ये जो पूरा आपका फर्स्ट पैराग्राफ है ना थर्मल फिजिक्स के हवाले से वो बताएंगे। सेकेंडली कि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एज सच ये थ्योरी वाला या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बना के बता देती हूँ कैसे आपने याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 3.1 जिसे हम कहते हैं ब्रोनियन मोशन। असल जो है वो आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास थर्मल फिजिक्स जो कि स्टार्टिंग पे है, तो इसको जरा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। तो थर्मल फिजिक्स इज एन इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यही होगी आपकी डेफिनेशन। यहाँ से स्टार्ट करें आप डेफिनेशन एंड यहाँ तक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी तक आपने इसकी डेफिनेशन को कर लेना है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। यही आप इसको एमसीक्यूज के तौर पर भी समझ सकते हैं कि थर्मल मीन्स होता ही हीट है और थर्मल में हमने हीट, टेम्परेचर और वर्क के बारे में जो है ना वो स्टडी करना होता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखे क्या हुए हैं, लॉज वगैरह लिखे हुए हैं, ये इसको क्रॉस करते हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है वो भी आपको पता है। तो आपने क्या किया है कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो समझाता है हमें कि चेंज ऑफ एनर्जी इन आ सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी का चेंज होना। असल में ना यहाँ पे डेफिनेशन आने लगी है सिस्टम की। उसके बाद जो है वो माइक्रो और मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये टोटल आपके पास तीन डेफिनेशन आएंगी। पहली डेफिनेशन किसकी होगी? सिस्टम की। दूसरी आगे से सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ये मैं आपको निशान लगा कर बताती हूँ, ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, ये दो आपके पास सिस्टम के आगे टाइप्स हैं। और डेफिनेशन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है वो भी आपने साथ ही राइट कर देनी है। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या के ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इंटरेक्ट टुगेदर, यानी कि जो आपस में तल्लक वास्ता जिनका होता है, जो आपस में पार्टिकल्स रिलेशन रखते हैं, कोई इंटरेक्शन होती है उनकी, उसको हम कह सकते हैं सिस्टम। और इतना हमेशा याद रखें कि सिस्टम हमेशा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। ठीक है, इसको डेफिनेशन को साइड पे आप राइट कर लेंगे, ये आपको इस पैराग्राफ में डेफिनेशन नहीं नजर आएगी, तो आप साइड पे लिख लें कि सिस्टम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होता है या एटम्स होता है दैट इंटरेक्ट टुगेदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है ना वो नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करना है, इसको कैंसिल करते हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडा ये हो गया। अब नीचे वाला था अ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग many atoms और molecules is called macroscopic system। यानी कि आपने ये माइक्रो और मैक्रो को पहले भी पढ़ा है कि माइक्रो जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए होता है और मैक्रो बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी यही है कि लार्ज सिस्टम जो होता है, जो बड़ा सिस्टम होगा जिसमें ज्यादा एटम और ज्यादा मालिक्यूल्स होंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। और जो स्मॉल होगा, जैसे कि आप माइक्रोस्कोप मैक्रोस्कोपिक की ही आगे से बता रहे हैं प्रॉपर्टीज क्या है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हैव द प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, यानी कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि डिफरेंस राइट करें मैक्रोस्कोपिक में और माइक्रोस्कोपिक में। ठीक है, तो आपने डिफरेंस जो होता है आपको पता है हमेशा सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, एक साइड पे आप माइक्रो वाला राइट करेंगे, एक साइड पे आप मैक्रो वाला राइट करेंगे। ठीक है, इस तरह आपने जो है ना वो डिफरेंस की सूरत में शॉर्ट क्वेश्चन राइट करना है। तो जब आप मैक्रो का राइट करेंगे तो उसकी आपने फिर ये दो चीजें लिख देनी है कि इसकी ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। हैविंग दी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कहाँ गया है, ये है जी प्रॉपर्टीज इसकी। टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया है।
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम्स। ठीक है, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी कि अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एटम और अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक छोटा सा एटम या मॉलिक्यूल सिर्फ वो, उसको हम बोलेंगे वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई माइक्रो की। पहले आपने मैक्रो की डेफिनेशन की है और उसकी प्रॉपर्टीज की, अब माइक्रो आ गया। ठीक है, तो माइक्रो की क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास, तो ये आपने डिफरेंस की सूरत में जब राइट करना है तो राइट कर लेना है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल इसकी राइट कर सकते हैं, वो मैं आपको खुद से बता देती हूँ। ठीक है, वो भी आप राइट कर लें। जैसे कि आपके पास सबसे पहले आ जाता है कि मैक्रो की जो है ना एग्जाम्पल क्या होंगी, वो आपने राइट करनी है। ये देखें, मैक्रो की है ना, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल सिस्टम, किसी भी होल सिस्टम की जो थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑफ अ होल सिस्टम। उसके बाद दे कैन बी ऑब्जर्व एंड स्टडी विदाउट द रेफरेंस ऑफ मॉलिक्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये आप यहाँ पे अभी रहने दें, इसको रहने दें, इसको ना करें। अब आगे जो है ना, ये है माइक्रो की। ये देखिए, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हैव द प्रॉपर्टीज सच एज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, जब आपने डिफरेंस का क्वेश्चन लिखना है ना, तो फिर आपने ये उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक उसने मेंशन किया है। आप डिफरेंस में जब राइट करेंगे तो आप सिर्फ इन दोनों के नाम भी लिख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। ये होगी हमारे पास माइक्रो की। और मैक्रो की ये है हमारे पास, मैक्रो सिस्टम हैव द प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये मैंने साथ आपको लाइंस लगा के बता दी कि आपने ये इसका कर देना है। डिफरेंस की सूरत में जब क्वेश्चन आएगा तो पहले डेफिनेशंस, उसके बाद ये आप इनकी प्रॉपर्टीज राइट करें। एग्जांपल में आपने राइट करना है, मैक्रो की एग्जांपल में आप राइट करेंगे गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर वगैरह। ठीक है, तो किसी भी सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है उसमें बहुत ज्यादा मालिक्यूल्स होते हैं, तो वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की एग्जांपल हो गई, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एटम्स, बहुत ज्यादा मालिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। उसके बाद बात की जाए माइक्रो की, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम एक छोटा सिस्टम होना चाहिए, तो उसमें आप फिर इसकी एग्जांपल लिखेंगे कि एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल सिर्फ जो है ना मूव कर रहा हो किसी सिलेंडर के अंदर, मूविंग इन अ सिलेंडर, तो ये एग्जांपल हो जाएगी माइक्रो की। ये आप खुद ही राइट कर ले साइड पे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की ये वाली डेफिनेशन। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने जो किस तरह इसको राइट करना है वो सारा मैंने एक पेज पे राइट किया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए मसला ना हो। ये जो अभी जितना मैंने पढ़ाया है ना वो, और इसके अलावा ये नीचे वाला भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि जो है ना, अगर आपको मैं दिखाऊं लिखा हुआ जैसे मैंने समझाया है तो आपके लिए आसान हो जाए। थर्मल फिजिक्स will deal with large number of particles of the order of Avogadro's numbers, यानी कि आप थर्मल फिजिक्स के अंदर एग्जांपल समझ लें कि ये हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की एग्जांपल है, ऑर्डर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर्स। ठीक है, यानी कि आप एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन वन मोल। ये आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, 9th 10th में, फर्स्ट ईयर में, बार बार आप एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। किसी एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो होते हैं हमारे पास 6.02। यानी कि अगर हम इसको राइट करें तो आपको खुद भी याद होना चाहिए, 6.02 ये होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 23। ये आप लोगों ने जो है ना वो पढ़ा हुआ है पहले भी, सारा कुछ इसके बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो आप ये समझ लें कि ये भी एक एग्जांपल है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा, दीज पार्टिकल मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन गैस, यानी कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो एटम या मॉलिक्यूल गैस के अंदर, आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं, या लिक्विड या सॉलिड के अंदर। ठीक है, ये भी आपकी एग्जांपल में आ जाएगा। उसके अलावा वी कैन एक्सटेंड it into the electrons motion in metals and neutrons in neutron star, यानी कि आप इसको मजीद एक्सटेंड इस तरह कर सकते हैं कि आप इसकी और एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी मेटल के अंदर, या फिर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रॉन स्टार यानी कि तारों के अंदर जो कि न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपको उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं, मजीद और बता दी हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की। अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आपके मतलब माइंड में रहनी चाहिए, एक दफा इसको आप रीड कर लें। ठीक है, तो ओवरऑल इतने पैराग्राफ में, यानी कि एक मिनट जरा इसको नीचे करती हूँ, स्टार्ट से लेके यहाँ से लेके तो यहाँ तक जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ना, इसमें आप लोगों ने थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन की है, उसकी आगे से जो है ना आपने पढ़ा है जो सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बाद आपने सिस्टम की दो आगे से टाइप्स पढ़ी हैं, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, और आपने एज अ डिफरेंस उसको याद करना है। इतने से पैराग्राफ के अंदर जो है ना आपने जो कुछ पढ़ा है वो मैं आपको एक जो है ना
पेज के जरिए भी समझाती हूँ। मैंने एक पेज पे भी ये चीजें राइट की हुई हैं, तो एक मिनट जरा मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। इसको जरा बैक करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा है ये थर्मल फिजिक्स जो है चैप्टर नंबर 1 है आपका यहाँ पे, यानी कि समझ लीजिए वैसे तो चैप्टर नंबर 13 है, लेकिन बुक का पहला चैप्टर है तो इसलिए हम चैप्टर नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपने सबसे पहले राइट करनी है थर्मल फिजिक्स की। ठीक है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये आपको नजर आ रही है थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन जो मैंने राइट कर दी है वो। इसके बाद जो है नीचे आ जाए तो आपको मैंने बता दिया था, टास्क इंक्लूड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि इसी के पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन माइक्रो का और मैक्रो का आपने किस तरह राइट करना है। सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन राइट करेंगे, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज राइट करेंगे जो कि हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम है। इस तरह आपने जो है ना ये प्रॉपर्टीज राइट कर देनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह ही आप राइट करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप इसको यहाँ से एक दफा देख लें। अगर आपने लिखना है तो आप वीडियो को स्टॉप कर लें पॉज करके, तो आप जो है ना ये डेफिनेशन और साथ में प्रॉपर्टीज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लिख सकते हैं। इसके अलावा एग्जांपल्स मैंने बता दी थी कि ये जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, इसकी एग्जांपल में इस सिस्टम की जो एग्जांपल होगी ना इस वाले की, वो आपने राइट करनी है कि गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, तो वो आपकी गैस के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट में होते हैं। और जहां तक बात आई माइक्रो की, तो आपने राइट करना है कि एन आइसोलेटेड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मूविंग इन अ सिलेंडर, यानी कि एक छोटा सा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जो कि गैस सिलेंडर के अंदर फ्रीली मूव कर रहा है और वो अकेला है, एक सिंगल है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सेकंड वाली इसकी भी एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, ओवरऑल इतना आपने करना था इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है ना, यहाँ ये वाला पैराग्राफ खत्म हो चुका है। नीचे क्या है, देयर आर द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ काइनेटिक theory of gases in our daily life such as automobiles, turbines, pumps, air conditioner, product of foods and environment। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे बता रहे हैं ये एप्लीकेशन बता रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक थ्योरी की। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ी हुई है पहले भी, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये उसी की बता रहे हैं, लेकिन ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पे आपने इसको स्टडी नहीं करना, आगे जब नेक्स्ट ब्रीफ ही आएगा तो फिर आप इसको जो है ना वो स्टडी करेंगे। बस आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर एमसीक्यूज आ जाता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेली लाइफ में जो है ना वो यूज क्या है, तो फिर आपने ये सारे इसके नाम याद रखने हैं कि ऑटोमोबाइल्स में, टर्बाइंस में, पंप में, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ फूड वगैरह में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है दीज डाइवर्स एप्लीकेशन मेक द थर्मल फिजिक्स एन इम्पोर्टेंट एरिया। इसकी वजह से जो है ना वो हमारे पास थर्मल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीट की वजह से आपको पता है टर्बाइंस भी चलती हैं जो, उसके अलावा हैं एयर कंडीशनर्स वगैरह जो हैं, जैसे हमारे एसी होते हैं जो इन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है, वो दोनों पे काम करते हैं, हीट भी हमें देते हैं और ठंडक भी हमें देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फूड की बात की जाए, जैसे हमने किसी को खाने को पकाना है तो उसके लिए भी हमें हीट चाहिए। कई दफा हम ओवन में गर्म करते हैं, तो ओवन जो है वो भी आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी हीट में कन्वर्ट करता है, तो वो भी आपके पास इसी में आ जाता है, थर्मल एनर्जी में ही आएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास थर्मल फिजिक्स में आ जाता है। तो ये सिर्फ एक बेसिक सा नॉलेज है। उसके बाद आपको नीचे नजर आ रहा है हमारे पास thermal physics is an area which includes the knowledge of statistical mechanics। ये आपका जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लें कि आपने ये चीज याद रखनी है कि थर्मल फिजिक्स जो है उस वो कौन सा नॉलेज यूज करी है, वो यूज करी है स्टैटिकल मैकेनिक्स। स्टैटिकल क्या होता है आपके पास, आपने पढ़ा हुआ है कि स्टैट के हवाले से, यानी कि आपके वो कैलकुलेशंस हैं इसमें मैकेनिक्स की। ठीक है, और आपने इसके अलावा इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी थर्मल फिजिक्स को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने मालिक्यूल्स का जब जिक्र करना है तो मालिक्यूल्स में फिर आपको रेशो की बात करनी पड़ती है, तो वो फिर स्टैटिकल यूज हो जाता है। ठीक है, जब मालिक्यूल्स की रेशो की बात की जाती है कि यहाँ पे मालिक्यूल्स इतने हैं, यहाँ पे इतने हैं, उनको कंपेयर किया जाए, तो वो सारा स्टैटिकल एक काम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन ऑर्डर टू स्टडी द थर्मल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ स्टैटिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज नीड। ये भी आपने याद नहीं करना, सिर्फ वैसे ही बता रहे हैं कि अगर आपने थर्मल फिजिक्स को पढ़ना है तो आपको स्टैटिकल मैकेनिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का भी नॉलेज होना चाहिए। बस ये आपने सिर्फ समझना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। इसमें आपने जो जो चीजें करनी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो है वो एक दफा आपको नेक्स्ट पेज बता देती हूँ कि नेक्स्ट हमारा क्या है जी। ये ब्रोनियन मोशन है नेक्स्ट। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं ब्रीफली भी आपको समझाती हूँ।
उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ना वो पेज दिखाती हूँ जहाँ पे मैंने चीजें राइट की हुई हैं, ठीक है। Thermal physics, we deal with large number of particles of the order of Avogadro's number। जो मैंने आपको पढ़ाया ये नोट की सूरत में मैंने लिख दिया कि आपको याद करने का मतलब पता चल जाए कि ये चीज़ हमने याद करनी है और दिमाग में रखनी है। इसके अलावा जो जो चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ वही करनी है। उसके बाद दीज पार्टिकल्स में बी एटम्स मॉलिक्यूल इन मैटर, ये वही आपकी डेफिनेशन के नीचे जो चीज़ें लिखी हुई थी वही सारा कुछ है। वी आल्सो स्टडी इलेक्ट्रॉन्स मोशन इन मेटल्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन स्टार, ये भी आपने पढ़ लिया था, ठीक है। जितनी दफा मैंने रिपीट किया आई होप सो कि आपके दिमाग में अभी तक ये बातें बैठ गई होंगी। अगर लेक्चर को आपने अच्छी तरह सुना है तो आप लेक्चर के फौरन बाद जब याद करने बैठेंगे ना तो ये चीजें आपको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज को ब्रीफली बताया है और 2 से 3 दफा पढ़ाया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ज्यादातर चीजें सुनने से याद हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोनियन मोशन का मैंने आपको बताया था आपका टॉपिक शुरू होगा। आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी बनेंगी और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आना चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपको बुक से पढ़ाने से पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने इसको इस तरह राइट किया हुआ है कि आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद मॉडल ऑफ रैंडमनेस और मॉलिक्यूलर मोशन, ये 2 हेडिंग इसकी बन सकती हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप रेडी करना चाहें तो, ठीक है। ये मैं साथ साथ ही आपको बताती जाती हूँ। और इसके बाद आपकी जो है ना ये नीचे मॉलिक्यूलर मोशन के नीचे ये दोनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपके उसके ऊपर बुक के ऊपर भी हैं, मैंने बुक से ही देख के यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको भी बंद करते हैं तो बुक से आपको मैं दिखाती हूँ। हाँ जी जी, ये आ गई है हमारे पास बुक। ब्रोनियन मोशन क्या है जी? ब्रोनियन मोशन इज द रैंडम एंड इरेगुलर मोशन। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस फिल की हुई है और गैस के मालिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। और इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी हीट दे देते हैं उस गैस सिलेंडर को, यानी कि गर्म कर देते हैं थोड़ा सा भी, तो उसकी गैस के मालिक्यूल्स की जो है ना वो एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो जो है वो इधर उधर टकराएंगे दीवार के साथ, कभी किसी चीज के साथ, कभी आपस में। तो उसकी वजह से जो है वो एक रैंडम सी मोशन बनेगी, इरेगुलर मोशन बनेगी, ठीक है। उस मोशन को हम कहते हैं कि वो ब्रोनियन मोशन है, यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक एमसीक्यूज आ रही है, वो ये है कि इन 1972, ये आपके पास एक जो है ना समझने की वो है, डेफिनेशन के बाद जो चीज आ जाती है ना, एक पॉइंट के तौर पे भी कह सकते हैं या एक एमसीक्यूज के तौर पे भी कह सकते हैं कि इन 1927 के अंदर क्या हुआ था। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि शायद उसके बाल ब्राउन थे तो उसने उसने नाम रख दिया था, लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। तो रॉबर्ट ब्राउन क्या था जी? एक बोटनिस्ट था, यानी कि बॉटनी के हवाले से उसने स्टडी की थी और वो बॉटनी के हवाले से आगे भी पढ़ रहा था और स्टडी कर रहा था और साइंटिस्ट भी था। तो इसने क्या किया? ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रिसर्च की, ऑब्जर्व किया दैट द टिनी पार्टिकल ऑफ पोलन, ये जो प्लांट्स के पोलन्स होते हैं ना जिनसे आगे नेक्स्ट नए पौधे बनते हैं छोटे छोटे, तो वो जो पोलन्स होते हैं जिसको आप कह सकते हो कि ये उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना आगे से, इनके भी मेल फीमेल टाइप होते हैं, तो ये पोलन्स होते हैं ना एक तौर पे मेल का काम करते हैं समझ लें, और ये जो है ना वो नेक्स्ट नई जनरेशन नए पौधे पैदा करते हैं। तो जो पोलन होते हैं उनके बारे में वो कह रहा है कि जो छोटे छोटे पोलन्स हैं उनको उसने स्टडी किया था, और जब उसने स्टडी किया है तो क्या उसने स्टडी किया है, दे आर मूविंग अराउंड इन दी लिक्विड रैंडमली, यानी कि ये लिक्विड के अंदर जो है रैंडमली मूव करते हैं। दीज पार्टिकल वर आइडेंटिफाइड एज द डस्ट पार्टिकल। आप इस तरह समझ लें कि जैसे वो डस्ट के पार्टिकल नहीं होते पानी के ऊपर आके गिर जाती है डस्ट, तो वैसे ही ये पोलन भी पानी के ऊपर डस्ट की सूरत में आके गिरते हैं और ये डस्ट के पार्टिकल्स की तरह रैंडमली मूव करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है एज उसकी जो है रैंडम मोशन की, ठीक है। पोलन्स एग्जाम्पल होंगे रैंडम मोशन की, और ये इसने स्टडी किया था इसलिए उन्होंने यहाँ पे इसको डिस्कस कर दिया है। लेटर इट वाज प्रूवन टू बी वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, तो ये फिर बाद में इसको स्टडी किया था कि ये इफेक्ट होता है मॉलिक्यूलर मोशन का, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि ये मॉडल ऑफ रैंडमनेस है, जो कि आप नीचे अभी पढ़ेंगे भी, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मॉडल ऑफ रैंडमनेस, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी फिलहाल जो आप पढ़ने लगे हैं वो है मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर मोशन की हेडिंग आपकी बन जाएगी। तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या है जी? अ मॉलिक्यूल इन अ गैस चेंज इट्स पाथ आफ्टर कूलिंग। ये तो हम सब ने केमिस्ट्री में बहुत दफा पढ़ लिया कि जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो सारी बात उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है।
तो ये चीज यहाँ पे भी उसने बता दी है। व्हेन इट कीप्स ऑन कोलिजन, बार बार वो कोलाइड करते रहते हैं विद वन मॉलिक्यूल या अनदर मॉलिक्यूल, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स फॉलो अ रैंडम zigzag मोशन। In fact, the collision transfer or exchange the momentum and energy between the molecules। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर मोशन के बारे में बता रहे हैं। और ये आप समझ लें कि ये आपका पॉइंट है जिसको आपने हेडिंग दे के नीचे राइट कर लेना है अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखे जाए नीचे तो नेक्स्ट हमारे पास बता रहे हैं जी, ये मैंने आपको बताया था ना मॉडल ऑफ रैंडमनेस, आपका ये हेडिंग बन जाएगी। ये वही है आपके पास, ये वो वाला टॉपिक है। ब्रोनियन मोशन डिस्क्राइब द रैंडमनेस एंड द चॉइस देयरफॉर इट रिप्रेजेंट वन ऑफ द सिंपल मॉडल ऑफ रैंडमनेस। यानी कि हमारे पास ये ब्रोनियन मोशन जो है, यानी कि एक इरेगुलर मोशन जो है, ये मॉडल ऑफ रैंडमनेस को डिफाइन कर रही है। या आप ये कह सकते हैं कि मॉडल ऑफ रैंडमनेस की जो एग्जांपल है वो ब्रोनियन मोशन है। दोनों सूरतों में आप इसको रिलेट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस रीजंस। अच्छा, ये भी आपकी अब एक हेडिंग बन जाएगी कि रीजंस ऑफ ब्रोनियन मोशन, ठीक है। क्या हेडिंग बनाएंगे आप यहाँ पे जो है ना, ये रीजन, ये जो है इसको जरा बैक करें, रीजन लिख के आगे लिख दें रीजंस ऑफ ब्रोनियन मोशन के। ब्रोनियन मोशन की क्या रीजंस हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकता है, ये इसके जो तीनों पॉइंट्स हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आएंगे। यानी कि ये अगर आपका नीचे भी है तो ये भी चौथा पॉइंट भी, ठीक है। ये चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं ये आपकी उसमें आ जाएंगे, इसकी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाता है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि रीजन ऑफ ब्रोनियन मोशन क्या है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ मोशन। अगर शॉर्ट शॉर्ट लिखना चाहें, ठीक है, तो स्पीड इसका पहला होगा। इसकी हेडिंग समझ लें, स्पीड ऑफ मोशन। ये मोशन की क्या स्पीड होती है उस पर बहुत ज्यादा ब्रोनियन मोशन डिपेंड करती है, और इसकी ये रीजन है। और सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ये विस्कोसिटी ये हेडिंग हो जाएगी। वो हेडिंग आप इस तरह लिखेंगे, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो आपके पास लिक्विड है उसका गाढ़ापन, विस्कोसिटी गाढ़ापन को कहते हैं, ठीक है। और थर्ड आपकी हेडिंग हो जाएगी कांस्टेंट मोशन, ठीक है, ये कांस्टेंट मोशन। और ये आपकी तीन इसकी हेडिंग हो गई। और इसके पास एक और चीज होती है, ये साइज भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, ये भी, ये वाला मैंने पॉइंट छोड़ दिया था ऊपर वाला। ये चारों की मैंने हेडिंग्स बता दी हैं आपकी क्या क्या रीजन होती है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, स्पीड, विस्कोसिटी और कांस्टेंट मोशन। ये चारों के आपने नाम जो है ना फिंगरप्रिंट पे रट लेने हैं, तो आपको ये पैराग्राफ जो है रिवाइज करने में मसला नहीं होगा, ठीक है। क्या है जी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद स्पीड, विस्कोसिटी और कांस्टेंट मोशन। ये आपके चार पॉइंट है जो आपने याद करने हैं। और ये चारों पॉइंट अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो पॉइंट्स आप अंदर से इजीली याद कर लेंगे, ठीक है। तो जी बारी बारी करते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये चीज याद रखनी है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, स्पीड ऑफ मोशन के, ठीक है। स्पीड के क्या होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितनी ज्यादा किसी चीज की स्पीड होगी तो इसका मतलब है उसका साइज उतना ही छोटा होगा। लेट्स सपोज आप इस तरह समझ लें, ये जरा रेज करती हूँ मैं। तो ये एक बड़ा सा मालिक्यूल है, ठीक है, तो ये दूसरा एक छोटा सा मालिक्यूल है। तो जितना बड़ा मालिक्यूल होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है ना। तो जितना छोटा मालिक्यूल होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह उसने बताया कि ये इनवर्सली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद है वी नो दैट द ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ पार्टिकल्स। लाइटर पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर स्पीड फ्रॉम कोलिजन। जितने छोटे पार्टिकल होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा स्पीड होगी, या उसने नीचे लिख के भी बता दिया है कि लाइटर पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है स्पीड ऑफ मोशन के। इतना इतना पॉइंट भी आप शॉर्ट क्वेश्चन में बस कर लो तो काफी है, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन के साइज ऑफ मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अगर उसके अलावा भी आपने पॉइंट करना है तो ये नीचे वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है ना, लाइटर पार्टिकल ऑब्टेन ग्रेटर स्पीड फ्रॉम कोलिजन, ये कर लें तो काफी है, ओके। ये पॉइंट क्योंकि ज्यादा लेंथ था इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया। अब आपके पास आ जाता है सेकंड वाला पॉइंट जो कि है स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो विस्कोसिटी के साथ इसका इनवर्सली रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी कम स्पीड होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपने याद कर लेनी है।
लो विस्कोसिटी, ये नीचे उसने साथ राइट किया हुआ है, लो विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड रिजल्ट फास्टर ब्रोनियन मोशन। जितना ज्यादा आप समझ लें कि उसकी कम विस्कोसिटी होगी। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपने शहद के बारे में सुना होगा कि शहद जो होता है ना, वो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। यानी कि अगर आप पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं ना, तो वो जल्दी ही उसके बॉटम के यानी कि पेंदे के साथ जाके टकरा जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है वो लिक्विड को ले लिया, वो वाला शहद, तो शहद के अंदर जो है आपका जो पत्थर है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे पेंदे के पास जाके यानी कि बॉटम के साथ टकराना शुरू करेगा। तो इसकी वजह क्या है कि शहद की विस्कोसिटी ज्यादा है, देखा वो थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा होता है, और पानी जो है वो जारी बात है वो गाढ़ा नहीं होता। इस वजह से जो है उसके अंदर जल्दी चीज जो है वो बॉटम के साथ जाके टच कर लेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका भी इनवर्स रिलेशन। ये दोनों का, पहले दोनों का इनवर्सली रिलेशन है। तीसरा उसने जो है ना वो विस्कोसिटी के बारे में बताया, विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ ले बताई हुई है। क्या है? विस्कोसिटी डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है। विस्कोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, यानी कि अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कितना ज्यादा फ्रिक्शन कर रहे हैं या कितनी कम कर रहे हैं। इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हो। ये इसका जो है ना पॉइंट, डेफिनेशन के बाद वाला पॉइंट जो है ना नीचे जो राइट करना होता है, ये वो वाला पॉइंट है। इट रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि किसी भी पानी नुमा चीज का, फ्लूइड नुमा चीज का बहने को कहते हैं हम। उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसके अंदर, ठीक है, बहने की रेजिस्टेंस। पानी देखा कितनी स्पीड से बहता चला जाता है, लेकिन यही अगर आपने शहद को किसी जगह पे बहाया है तो वो आराम आराम से मूव करेगा, आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन। इसके बाद ब्रोनियन मोशन के बारे में बता रहे हैं कि ब्रोनियन मूवमेंट कॉज द मॉलिक्यूल और पार्टिकल इन अ फ्लूइड टू बी इन अ कांस्टेंट मोशन। ये मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं। ये नहीं होता कि एकदम उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, एकदम कम हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। उनकी एक कांस्टेंट स्पीड होती है और वो उसी के साथ मूव कर रहे होते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। आई होप सो आपकी इसकी समझ भी आ गई होगी, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपने इसको याद क्या करना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रोनियन मोशन की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद आपने उसकी डेफिनेशन के नीचे राइट करना है मॉडल ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, ये वाला, ये मॉडल ऑफ रैंडमनेस मैं निशान लगा के दिखाती हूँ, ये वाला। ठीक है, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन राइट करते हैं, इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बता दिया कि किसी कंटेनर के अंदर जो गैस होती है, जैसे ये उसने बनाई हुई है फिगर। और इसके अलावा फिर आप जो है वो जिगजैग मोशन की भी एग्जांपल दे सकते हैं। किसी भी बी की मोशन को एग्जांपल में ले सकते हैं कि बी की मोशन भी जिगजैग मोशन होती है, क्योंकि पता नहीं होता उसने किस किस तरफ जाना है। और इसके अलावा जो है आपने इसके रीजंस याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाते हैं। ये वाले जो रीजन है चारों, ये वाले भी आपने याद कर लेने। ठीक है, तो इतना ही है। इसके अलावा ये एक साइड टेबल होता है, ये वाला जो है ये साइड टेबल इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है, इसको भी एक दफा पढ़ लेना चाहिए। ये वही एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बता रहे हैं। दैट एक्सप्लेन दी पोलन मूवमेंट इन आ लिक्विड। आपने लिक्विड के हवाले से जो पढ़ी है, इन आ लिक्विड दैट असिस्टेड बाय द मॉलिक्यूल इन 1905 एंड इन 1908 a Frenchist जे प्रीन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, यानी कि वेरीफाई किया उसने कि जो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन थी, विच अर्नड हिम थ्रू दी 1926 अ नोबेल प्राइज। इसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था 1926 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज कुछ भी जो है वो बन सकते हैं। इस पैराग्राफ से इसको एक दफा रीड जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा नीचे वाला टॉपिक, ये है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये आपका ब्रीफली टॉपिक होगा, ये नेक्स्ट इंशाल्लाह होगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप सो आपको ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो चीज़ें आपने याद करनी थी, वो समझ आ गई होंगी। जिस जिस तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, इसी तरह आप एक दफ़ा वीडियो को जब ध्यान से देखेंगे तो आप याद भी कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।